क्या आपने कभी सोचा है कि नाइके जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? एक ऐसा ब्रांड जिसे आज हर एथलीट, सेल्फ मेड मिलियनेयर और बिजनेस आइकॉन अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी सिर्फ दौलत और सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, जोखिम, हार और फिर से खड़े होने की है? आज हम जानेंगे शू डॉग की वो अनसुनी बातें जो हर यंग बिजनेसमैन और सपने देखने वाले इंसान के लिए जरूरी हैं। यह कहानी है फिल नाइट की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपने को नाइकी में बदला। अगर आप बिजनेस, सेल्फ डेवलपमेंट और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। राइज विद विंग्स चैनल पर हम आपको ऐसे ही किताबों की सबसे अनमोल सीखें देते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। अध्याय 1, क्रेजी आइडिया। फिल नाइट को दौड़ने का जुनून था। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस आइडिया सोचा जिसे सुनकर हर कोई हंसता। आइडिया था सस्ते, हल्के और बेहतर रनिंग शूज जापान से मंगवाकर अमेरिका में बेचना। 1962 में उन्होंने अपने पिता से $50 उधार लिए और जापान की कंपनी ओनित्सुका टाइगर से कांटेक्ट किया। वहां जाकर उन्होंने खुद को एक अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर बताया, जबकि उनके पास न कोई कंपनी थी न कोई टीम। लेकिन उनकी आत्मविश्वास भरी पिच ने कंपनी को इंप्रेस कर दिया और वे अमेरिका में उनके जूते बेचने के अधिकार ले आए। यहीं से नाइकी की जर्नी शुरू हुई। क्या आपने कभी ऐसा आइडिया सोचा है जिस पर सबने हंस दिया हो? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो नामुमकिन सा लगता हो? नाइक जैसी दिग्गज कंपनी की शुरुआत भी एक ऐसे ही सन की आइडिया से हुई थी। फिल नाइट, एक युवा लड़का जिसे दौड़ने का जुनून था, जिसने एक ऐसा विचार सोचा जिसने दुनिया के खेल जगत को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, यह एक मिशन था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। एक दौड़ने वाले लड़के का सपना फिल नाइट ओरेगॉन के रहने वाले थे और उन्हें बचपन से ही दौड़ने का बहुत शौक था। उनका सपना था कि वे कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया को फायदा हो और जिसमें वे खुद भी आनंद लें। 1962 में जब वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक असाइनमेंट किया जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस असाइनमेंट का टॉपिक था, अगर कोई बिजनेस शुरू करना हो तो वह क्या होगा। फिल ने इस पर गहराई से सोचा और उन्हें एक आइडिया आया, जापान से सस्ते लेकिन अच्छे क्वालिटी के रनिंग शूज इंपोर्ट करके अमेरिका में बेचना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या था। अमेरिका में रनिंग शूज का हाल 1960 का दौर। उस समय अमेरिका में एडिडास और प्यूमा जैसे ब्रांड्स का दबदबा था। लोकल स्पोर्ट्स शूज महंगे थे और ज्यादा सुविधाजनक भी नहीं थे। जापान में ओनित्सुका टाइगर नामक कंपनी बढ़िया क्वालिटी के सस्ते शूज बना रही थी, लेकिन अमेरिका में कोई उन्हें नहीं बेच रहा था। फिल को लगा कि अगर वे जापान से ये शूज अमेरिका लाकर बेचें तो वे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक सोच थी। हकीकत में बदलने के लिए उन्हें हिम्मत और रिस्क लेना था। पहला बड़ा कदम, जापान यात्रा। फिल ने अपने पिता से $50 उधार लिए और बिना किसी ठोस प्लान के जापान की यात्रा पर निकल पड़े। वहां उन्होंने ओनित्सुका टाइगर कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की। अब मजेदार बात यह थी कि फिल के पास कोई कंपनी नहीं थी, कोई टीम नहीं थी और न ही कोई अनुभव था। लेकिन उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी का प्रतिनिधि बताया। ओनित्सुका टाइगर के अधिकारियों ने फिल की पिच सुनी और उन्हें पसंद आया कि कोई अमेरिका में उनके प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है। उन्होंने फिल को ओनित्सुका टाइगर के जूतों का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने की पेशकश की। यह उनके लिए एक बड़ा ब्रेक था। अब उनके पास कुछ ठोस था, एक असली बिजनेस डील। अमेरिका में वापसी और बिजनेस की शुरुआत। जब फिल अमेरिका लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने कोच बिल बावरमैन को अपने आइडिया के बारे में बताया। बावरमैन ने न सिर्फ इस आइडिया का समर्थन किया, बल्कि वे खुद इस बिजनेस में पार्टनर बन गए। अब तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स सिर्फ कागजों में थी,
लेकिन अब यह सच में अस्तित्व में आ चुकी थी। फिल ने सबसे पहले 100 जोड़ी जूते ऑर्डर किए और उन्हें एथलीट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और रनिंग ट्रैक पर दौड़ने वालों को बेचना शुरू किया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उन्हें कार के ट्रंक से जूते बेचने पड़े। पैसे की कमी हमेशा बनी रही। लोग नए ब्रांड पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे थे। फिर भी फिल ने हार नहीं मानी। वे खुद ग्राहकों के पास जाते, उन्हें समझाते और धीरे धीरे लोग उनके जूतों को पसंद करने लगे। फिल नाइट ने पहले 100 जूते तो बेच दिए, लेकिन आगे क्या? क्या ओनित्सुका टाइगर उनके साथ विश्वासघात करेगा? नाइक की असली शुरुआत कैसे हुई? फिल को किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने अगला अध्याय। अध्याय 2, शू सेलिंग फ्रॉम अ कार। कार से जूते बेचना। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड की शुरुआत एक कार के ट्रंक से हुई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? फिल नाइट, एक ऐसा नौजवान जिसने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए न सिर्फ रिस्क लिया, बल्कि संघर्षों को भी गले लगाया। उन्होंने अपने पहले 100 जूते जापान से मंगवाए, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, इन जूतों को बेचना। नाइकी आज भले ही अरबों डॉलर की कंपनी हो, लेकिन उसके शुरुआती दिन बेहद मुश्किल भरे थे। यह कहानी उन संघर्षों की है जो हर उद्यमी को जाननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से स्टार्टअप ने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी। फिल नाइट ने ओनित्सुका टाइगर से 100 जोड़ी जूते ऑर्डर किए थे और जैसे ही वे अमेरिका पहुंचे, असली चुनौती शुरू हुई। 1, उनके पास कोई स्टोर नहीं था। उनके पास बेचने के लिए कोई दुकान नहीं थी। 2, उनके पास कोई कस्टमर बेस नहीं था। किसी को उनके बारे में पता भी नहीं था। 3, उनके पास कोई मार्केटिंग नहीं थी। उस समय ब्रांडिंग के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन फिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सिंपल लेकिन दमदार तरीका अपनाया। वे खुद जाकर लोगों को जूते बेचने लगे। चूंकि उनके पास कोई दुकान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी कार के ट्रंक से जूते बेचना शुरू किया। वे स्कूलों, कॉलेजों और रनिंग ट्रैक्स पर जाकर एथलीट्स से मिलते और उन्हें समझाते कि उनके जूते एडिडास या पूमा से बेहतर क्यों हैं। कभी भी छोटे स्तर से शुरू करने में शर्म महसूस मत करो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है, तो उसे कहीं से भी बेचना शुरू किया जा सकता है, चाहे वह दुकान हो या कार का ट्रंक। धीरे धीरे लोगों ने उनके जूतों को पसंद करना शुरू कर दिया। खासकर रनिंग कोच और एथलीट्स ने ओनित्सुका टाइगर के जूतों की ग्रिप और हल्केपन को सराहा। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके कोच बिल बाउरमैन ने बिजनेस में रुचि दिखाई। बाउरमैन सिर्फ एक ग्राहक नहीं थे, वे एक बिजनेस पार्टनर भी बन गए। उन्होंने फील को $500 की इन्वेस्टमेंट दी और आधिकारिक रूप से कंपनी के हिस्सेदार बन गए। अब तक फिल अकेले थे, लेकिन अब उनके पास एक अनुभवी कोच का साथ था, जिसने नाइकी को नया रूप देने में अहम भूमिका निभाई। अब जब बिजनेस बढ़ने लगा, तो नई समस्याएं सामने आईं। वो एक, जूतों की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई कम थी। 2, बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि यह एक नया बिजनेस था। 3, फिल को खुद ग्राउंड पर जाकर हर ग्राहक से मिलना पड़ता था। लेकिन फिल एक बात अच्छे से जानते थे, अगर उन्हें सफल होना है, तो उन्हें इन बाधाओं से डरना नहीं है। फिल को यह समझ आ गया कि वे अकेले यह सब नहीं कर सकते। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नामक कंपनी को आधिकारिक रूप से रजिस्टर करवाया। यह वही कंपनी थी जो आगे चलकर नाइके बनी। फिल और उनकी टीम ने पहली बार एक छोटी सी दुकान खोली, जहां लोग आकर उनके जूते खरीद सकते थे। लेकिन उनकी असली ताकत ग्राउंड लेवल सेलिंग में थी। वे खुद जाकर एथलीट्स को जूते बेचते थे, उन्हें पहनकर ट्राई करने देते थे और उनके फीडबैक लेते थे। फिल की कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उन्हें एक बड़ी खबर मिली। ओनित्सुका टाइगर खुद अमेरिका में अपना बिजनेस खोलना चाहता था। क्या इसका मतलब था कि वे फिल को बाहर कर देंगे? क्या नाइके के जन्म से पहले ही यह सपना टूट जाएगा? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे फिल को अपने सबसे बड़े बिजनेस धोखे का सामना करना पड़ा
और उन्होंने इसका मुकाबला कैसे किया। अध्याय 3, ओनित्सुका टाइगर का धोखा। क्या होगा अगर जिस कंपनी के सहारे आपने अपना बिजनेस खड़ा किया वही आपको धोखा दे दे। फिल नाइट ने अपनी पूरी मेहनत ओनित्सुका टाइगर के जूतों को अमेरिका में बेचने में लगा दी। उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी बनाई, ग्राहकों का भरोसा जीता और धीरे धीरे एक ब्रांड खड़ा किया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा झटका लगा जिसने सब कुछ बर्बाद करने की कगार पर ला दिया। तो क्या यह फिल के सपनों का अंत था, या वे इस मुश्किल से निकलकर और भी बड़ा कुछ करने वाले थे? चलिए इस रोमांचक अध्याय को विस्तार से जानते हैं। साल 965 तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का बिजनेस अच्छा चल रहा था। उनके जूते एथलीट्स को पसंद आ रहे थे और बिक्री धीरे धीरे बढ़ रही थी। फील और उनकी टीम को लग रहा था कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ओनित्सुका टाइगर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन फिल को एक चौंकाने वाली खबर मिली। ओनित्सुका टाइगर ने अमेरिका में अपने जूते खुद बेचने की योजना बना ली थी। मतलब अब उन्हें फील और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा धोखा था। फिल और उनकी टीम ने ओनित्सुका टाइगर के जूते अमेरिका में पॉपुलर बनाए थे, लेकिन अब ओनित्सुका सीधे एंट्री लेकर उनका बिजनेस खत्म करना चाहती थी। फिल नाइट को इस धोखे का एहसास हो गया, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वे हार मान लेंगे? नहीं, उन्होंने लड़ने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ओनित्सुका टाइगर के साथ एक कानूनी लड़ाई छेड़ दी। दूसरी तरफ उन्होंने एक नया विकल्प तलाशना शुरू किया, अपना खुद का ब्रांड बनाने का। यह एक क्रांतिकारी फैसला था। फिल जानते थे कि अगर वे ओनित्सुका टाइगर पर ज्यादा निर्भर रहेंगे तो उनका बिजनेस कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने अपना खुद का शू ब्रांड शुरू करने का फैसला किया। नाइकी की पहली झलक अब फिल को न सिर्फ एक नया सप्लायर चाहिए था, बल्कि एक नई पहचान भी। उनकी टीम ने मिलकर एक नए ब्रांड के नाम पर चर्चा शुरू की और आखिरकार नाइक नाम को फाइनल किया। नाइक का मतलब है ग्रीक माइथोलॉजी में विजय की देवी। यह नाम पूरी तरह से फिल के सफर को दर्शाता था, संघर्षों से जीतने की कहानी। अब तक फिल दूसरों के जूते बेच रहे थे, लेकिन अब वे अपने खुद के जूते डिजाइन करने वाले थे। फिल ने अब ओनित्सुका टाइगर से अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था, क्या वे खुद का जूता ब्रांड बनाकर इसे सफल बना पाएंगे? नाइकी का पहला जूता कैसा था और क्या लोगों ने इसे पसंद किया? ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से नाइकी तक का सफर आसान था या और भी मुश्किलें आने वाली थी? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे नाइकी ने अपने पहले प्रोडक्ट से धमाल मचा दिया। अध्याय 4, नाइकी का जन्म। अगर आपको बताया जाए कि एक छोटा स्टार्टअप जो कभी कार के ट्रंक से जूते बेचता था, अब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बनने जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? फिल नाइट और उनकी टीम अब तक ओनित्सुका टाइगर के जूते बेच रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि वे हमेशा किसी और के प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर उन्हें सच में कुछ बड़ा करना था तो उन्हें अपना खुद का ब्रांड बनाना था। लेकिन सवाल था, क्या वे खुद अपने जूते बना सकते थे? और अगर बना भी लेते तो क्या लोग उन्हें खरीदेंगे? आज के अध्याय में जानेंगे नाइकी का जन्म कैसे हुआ और इसके पहले जूते ने मार्केट में क्या धमाल मचाया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि ओनित्सुका टाइगर ने फिल को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन फिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने ओनित्सुका से कानूनी लड़ाई जारी रखी। साथ ही उन्होंने एक नया ब्रांड बनाने की योजना बनाई। फिल और उनकी टीम अब एक नए सफर पर थे, एक ऐसा सफर जो नाइकी को जन्म देने वाला था। फिल और उनकी टीम के पास अब दो बड़े काम थे। एक नया ब्रांड नाम ढूंढना, दो एक ऐसा जूता डिजाइन करना जो मार्केट में धूम मचा दे। फिल के एक कर्मचारी जेफ जॉनसन ने सपने में एक नाम देखा। नाइक नाम ग्रीक माइथोलॉजी में विजय की देवी के नाम पर रखा गया। यह नाम शक्ति, जीत और सफलता को दर्शाता था। फिल और उनकी टीम को यह नाम पसंद आया और नाइकी ब्रांड का जन्म हो गया। अब सवाल था, नाइक ऐसा क्या बनाए कि वह मार्केट में सबसे अलग दिखे? यहीं पर फिल के बिजनेस पार्टनर और कोच
बिल बावरमैन का आइडिया काम आया। बिल ने देखा कि दौड़ते समय एथलीट्स को ज्यादा ग्रिप और कम वजन वाले जूतों की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी वाइफ के किचन में मौजूद वॉफल मेकर से इंस्पिरेशन ली। उन्होंने एक ऐसा सोल डिजाइन किया जो वफल के डिजाइन जैसा था, जिससे ग्रिप और स्पीड दोनों बढ़े। नतीजा नाइकी का पहला जूता बना, जिसका नाम था नाइक वॉफल ट्रेनर। यह एक गेम चेंजर था। हल्का वजन, ज्यादा ग्रिप और रनिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस। नाइक ने अपने पहले ही जूते से लोगों का ध्यान खींच लिया। अब सवाल था, क्या यह जूता बिकेगा? फिल और उनकी टीम ने इन जूतों को मार्केट में उतारा और खुद जाकर लोगों को पहनाकर ट्राई करवाया। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और एथलीट से फीडबैक लिया। धीरे धीरे नाइकी वॉफल ट्रेनर की बिक्री बढ़ने लगी। नाइकी अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, यह एक ब्रांड बन चुका था। नाइकी की शुरुआत भले ही अच्छी रही हो, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। नाइकी के पास पैसे नहीं थे, उन्हें और जूते बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। क्या बैंक उन पर भरोसा करेगा, या फिर यह ब्रांड शुरुआत में ही डूब जाएगा? क्या नाइकी को कभी इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिलेगा, या यह कंपनी भी शुरुआती संघर्ष में खत्म हो जाएगी? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे फील नाइट ने पैसों की कमी से लड़ाई लड़ी और नाइकी को आगे बढ़ाया। अध्याय 5, पैसों की सबसे बड़ी समस्या। क्या होगा अगर आपका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा हो, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हों, लेकिन बैंक आपको पैसे देने से इनकार कर दे? फिल नाइट ने नाइकी ब्रांड लॉन्च कर दिया था। पहला जूता भी हिट हो चुका था, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई, कैश फ्लो की समस्या। कंपनी के पास इतने ऑर्डर थे कि उन्हें और जूते बनाने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन बैंक ने साफ मना कर दिया, हम नाइकी में पैसा नहीं लगा सकते। अब सवाल था, फिर इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेंगे? क्या नाइक आगे बढ़ पाएगा, या यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? आज के इस अध्याय में जानेंगे कि कैसे नाइकी को पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसे कैसे हल किया। नाइकी का पहला जूता नाइक वॉफल ट्रेनर हिट हो चुका था। एथलीट्स इसे पसंद कर रहे थे, ऑर्डर्स तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, नाइकी के पास जूते बनाने के लिए पैसे नहीं थे। कंपनी को हर महीने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। फिल का पूरा बिजनेस उधारी पर चल रहा था और बैंक ने नया लोन देने से मना कर दिया। फिल और उनकी टीम को लगा कि उनका बिजनेस अब बैंक से लोन लेकर आसानी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब वे बैंक पहुंचे तो उन्हें बड़ा झटका लगा। बैंक ने कहा, नाइक बहुत रिस्की बिजनेस है, हम इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। फिल नाइट को यह बात समझ नहीं आई। नाइकी के प्रोडक्ट अच्छे थे, सेल्स बढ़ रही थी, मार्केट में उनकी अच्छी पकड़ थी, फिर भी बैंक ने भरोसा नहीं किया। यहीं पर फिल को एहसास हुआ कि कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब फिल ने एक नए तरीके से फंडिंग जुटाने का फैसला किया। एक वेंडर्स और सप्लायर्स से एडवांस क्रेडिट लिया। उन्होंने जूते बनाने वाली फैक्ट्रियों को कन्विंस किया कि वे पहले जूते बनाएं, फिर उन्हें पेमेंट मिलेगी। 2 नए इन्वेस्टर्स की तलाश की। फिल ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात की जो बिजनेस में पैसे लगा सकते थे। 3 बैंक बदल दिया। उन्होंने दूसरी फाइनेंस कंपनी से लोन लेने की कोशिश की जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती थी। नतीजा, फिल ने एक नए इन्वेस्टर को राजी कर लिया और नाइकी को थोड़ी राहत मिल गई। अब कंपनी के पास थोड़े पैसे थे, लेकिन फिल ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हमें सच में बड़ा ब्रांड बनना है तो हमें नए जूतों के साथ नए मार्केट में एंट्री करनी होगी। उन्होंने अमेरिका के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी नाइकी के जूते भेजने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। नई मार्केट में नाइकी को पहचान नहीं थी और वहां पहले से बड़े ब्रांड मौजूद थे। अब सवाल यह था, क्या नाइक इंटरनेशनल मार्केट में टिक पाएगा? क्या फिल का यह रिस्क उन्हें और गहरी मुसीबत में डाल देगा? नाइकी ने पैसों की दिक्कत तो किसी तरह सुलझा ली, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। क्या नाइकी इंटरनेशनल मार्केट में सफल हो पाएगा? फिल नाइट को बिजनेस में सबसे बड़ा धोखा कब और किससे मिला? नाइकी की पहली बड़ी स्पॉन्सरशिप डील क्या थी
और उसने कंपनी की किस्मत कैसे बदल दी। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे नाइके ने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ली और एक नया इतिहास रच दिया। ब्लास्ट ऑफ। अध्याय 6, नाइके की पहली बड़ी लड़ाई। क्या होगा अगर आपकी अपनी बनाई हुई कंपनी को कोई और हथियाने की साजिश रच रहा हो। फिल नाइट ने नाइकी को धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया था, पैसों की कमी को भी किसी तरह संभाल लिया था और उनका ब्रांड मशहूर होने लगा था। लेकिन तभी उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनके सबसे बड़े सप्लायर ने उनके ही खिलाफ चाल चल दी। नाइकी अब एक कानूनी लड़ाई में फंस चुका था। क्या यह नाइके का अंत था या यह लड़ाई उन्हें और मजबूत बना देगी? आज के इस रोमांचक अध्याय में जानेंगे कि कैसे नाइके को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। नाइकी जिस कंपनी से जूते बनवा रहा था वह जापान की ओनित्सुका टाइगर थी। शुरुआत में दोनों कंपनियों का रिश्ता अच्छा था। नाइकी उनके सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर में से एक बन चुका था, लेकिन फिर अचानक ओनित्सुका ने पीठ में छुरा घोंप दिया। ओनित्सुका ने चुपचाप अमेरिका में अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना शुरू कर दिया। मतलब वे नाइकी को पूरी तरह से हटाकर खुद अमेरिकी मार्केट में कब्जा जमाना चाहते थे। फिल को जैसे ही यह खबर लगी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ओनित्सुका के खिलाफ कानूनी केस कर दिया। यह लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी, यह नाइके के अस्तित्व की लड़ाई थी। ओनित्सुका ने यह साबित करने की कोशिश की कि नाइके का कोई अस्तित्व नहीं था और उन्हें जापान से जूते बेचने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिल ने ठान लिया था वह नाइकी को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कोर्ट में सबूत दिए कि ओनित्सुका ने उनके साथ विश्वासघात किया है। नाइकी के बढ़ते कस्टमर बेस और सेल्स रिकॉर्ड को दिखाकर उन्होंने यह साबित किया कि उनकी कंपनी अब मजबूत हो चुकी थी। इस कानूनी लड़ाई ने पूरे बिजनेस कम्युनिटी का ध्यान खींच लिया। फिल नाइट और उनकी टीम ने इस केस को बेहद चालाकी से लड़ा। कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया, नाइकी सही था। ओनित्सुका टाइगर को अमेरिका में अपने अधिकार छोड़ने पड़े। यह नाइके की पहली बड़ी जीत थी। अब वे पूरी तरह से आजाद थे। अब उन्हें जापान की किसी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना था। अब वे खुद अपने जूते डिजाइन कर सकते थे, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे और एक ग्लोबल ब्रांड बनने की ओर बढ़ सकते थे। अब तक नाइकी को ओनित्सुका से अलग होने की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई और भी खतरनाक चुनौती आ रही थी। नाइकी को अब अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। अगर वे इसमें असफल होते तो पूरा ब्रांड खतरे में पड़ सकता था। क्या फिल नाइट के पास अब इतना अनुभव था कि वे खुद का प्रोडक्शन संभाल सकें? क्या नाइक अब अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू करेगा या यह ब्रांड सिर्फ एक सपने तक ही सीमित रह जाएगा? अगले अध्याय में जानेंगे कि नाइके ने कैसे अपने खुद के जूते बनाने का सफर शुरू किया और यह फैसला उनके लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अध्याय 7, नाइके का सबसे बड़ा फैसला। सोचिए, अगर आपका पूरा बिजनेस किसी और पर निर्भर हो और एक दिन वो आपको छोड़कर चला जाए तो आप क्या करेंगे? फिल नाइट और उनकी टीम ने ओनित्सुका टाइगर से आजादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, अपने खुद के जूते बनाना। अब तक वे सिर्फ जापान से जूते मंगवाकर बेचते थे, लेकिन अब उन्हें खुद अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी थी, अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करने थे और नाइकी को असली ब्रांड बनाना था। क्या फिल नाइट और उनकी टीम यह कर पाएंगे या नाइकी यहां आकर फेल हो जाएगा? आज के इस अध्याय में जानेंगे कि कैसे नाइकी ने खुद के जूते बनाने का सफर शुरू किया और यह उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला क्यों था। नाइकी का सबसे बड़ा रिस्क, अपना खुद का प्रोडक्शन। ओनित्सुका टाइगर से अलग होने के बाद नाइकी के पास कोई सप्लायर नहीं था। मतलब अब उनके पास बेचने के लिए जूते ही नहीं थे। कंपनी के पास दो ही रास्ते थे, एक या तो वे किसी और कंपनी से जूते खरीदें और बेचें, लेकिन फिर वे कभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। दो, या फिर वे अपने खुद के जूते बनाएं, जो बहुत महंगा और रिस्की था। फिल नाइट ने दूसरा रास्ता चुना, नाइकी खुद के जूते बनाएगा। नाइकी का पहला खुद का जूता, बावरमैन का जीनियस इनोवेशन। फिल के पार्टनर
और कोच बिल बाउरमैन हमेशा जूतों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते थे। उन्होंने जूते के नीचे वाफल सोल बनाया, जिससे धावकों रनर्स को ज्यादा ग्रिप और स्पीड मिली। इस छोटे से इनोवेशन ने नाइके को दुनिया का सबसे इनोवेटिव स्पोर्ट्स ब्रांड बना दिया। नाइकी ने अपने खुद के जूते बनाने के लिए एशिया में एक नई फैक्ट्री के साथ करार किया, लेकिन यहां फिल को पहला बड़ा झटका लगा। फैक्ट्री ने जूते तो बनाए, लेकिन उनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत खराब था। पहला पूरा बैच खराब निकला और नाइकी को लाखों का नुकसान हो गया। यहीं फिल को एहसास हुआ कि सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। नाइकी को अब सिर्फ जूते बेचने नहीं थे, बल्कि एक ब्रांड बनाना था। उन्होंने मार्केटिंग पर ध्यान दिया। उन्होंने एथलीट्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया। उन्होंने जस्ट डू इट जैसी मोटिवेशनल ब्रांडिंग की शुरुआत की। धीरे धीरे नाइक सिर्फ एक जूता कंपनी नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल ब्रांड बन गया। नाइकी ने अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी अभी बाकी थी। नाइकी को अब अपने जूतों को दुनिया भर में फेमस बनाना था, लेकिन मार्केट में एडिडास और पूमा पहले से ही राज कर रहे थे। क्या नाइक इन बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा? नाइक की पहली बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी? उन्होंने अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए क्या नया किया? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे नाइकी ने एडिडास और पूमा को कड़ी टक्कर दी और अपना नाम दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में शामिल किया। अध्याय 8, नाइकी की सबसे बड़ी जीत। सोचिए, अगर आपके सामने दो सबसे बड़े दिग्गज खड़े हों और आपको उनसे मुकाबला करना हो, क्या आप डर जाएंगे या लड़ेंगे? 1970 के दशक में नाइकी सिर्फ एक छोटा स्टार्टअप था। वहीं दूसरी तरफ एडिडास और पूमा पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। फिल नाइट और उनकी टीम के पास न ज्यादा पैसा था, न ज्यादा रिसोर्सेज, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो बाकी कंपनियों के पास नहीं थी। एक नया विजन, एक नया सपना और हार न मानने वाली जिद। क्या नाइक इन बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाया? कैसे उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड में बदला? आज के इस आखिरी अध्याय में जानेंगे कि नाइकी ने कैसे इतिहास रच दिया। नाइकी को अब अपनी जगह बनानी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कैसे? एडिडास और पूमा पहले से ही दुनिया के टॉप ब्रांड्स थे। उनके पास बड़े बड़े एथलीट्स, पॉपुलैरिटी और मार्केट डोमिनेशन था। नाइकी के पास न तो ब्रांड वैल्यू थी, न ही ज्यादा पैसा। लेकिन फिल नाइट ने एक नया तरीका अपनाया, इमोशनल ब्रांडिंग। नाइकी का सबसे बड़ा दांव, एथलीट्स को जोड़ना। नाइकी ने बड़े बड़े विज्ञापन देने की बजाय सीधे एथलीट्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया। उन्होंने कॉलेज और स्कूल स्तर के एथलीट्स को टारगेट किया। नाइकी ने उनके लिए स्पेशल जूते डिजाइन किए और उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे नाइकी का नाम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में फैलने लगा। उनका पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने अमेरिका की ओलंपिक टीम के साथ करार किया। नाइकी का सबसे बड़ा रिस्क टीवी एड्स और ब्रांडिंग की। नाइकी को अब एक ग्लोबल ब्रांड बनना था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना सबसे बड़ा रिस्क लेना पड़ा, मार्केटिंग में भारी इन्वेस्टमेंट। उन्होंने पहली बार टीवी एड्स बनाए, जस्ट डू इट जैसी स्लोगन के साथ एक नई पहचान बनाई। उन्होंने एथलीट्स को अपनी कहानी के हीरो की तरह पेश किया। इससे नाइकी सिर्फ एक जूता कंपनी नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल ब्रांड बन गया। कुछ ही सालों में नाइकी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्पोर्ट्स ब्रांड बन गया। नाइकी की सबसे बड़ी जीत, आईपीओ और अरबों का साम्राज्य साइज। नाइकी अब अमेरिका में बहुत बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन अब उसे ग्लोबल होना था। 1980 में नाइकी ने अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्च किया। यह फिल नाइट का सबसे बड़ा सपना था, नाइकी को दुनिया भर में ले जाना। आईपीओ के बाद नाइकी का वैल्यूएशन अरबों डॉलर में पहुंच गया। नाइकी अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्पोर्ट्स कल्चर बन चुका था। जीवन के लिए 5 बड़े सबक इस किताब से। 1, जोखिम उठाने से मत डरिए। फिल नाइट अगर ओनित्सुका से अलग होने का फैसला नहीं लेते, तो आज नाइकी का कोई नाम नहीं होता।
सीख। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क लेना सीखिए। 2. दुनिया को कुछ नया दीजिए। नाइकी ने कभी एडिडास की नकल नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद का रास्ता बनाया। सीख। कॉपी मत करो, कुछ नया करो। 3. हार्ड वर्क और पैशन सबसे बड़ी पूंजी है। फिल नाइट के पास ना पैसा था, ना बड़ी टीम, लेकिन उनका जुनून ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सीख। बिजनेस में पैसा नहीं, डेडिकेशन सबसे जरूरी होता है। 4. ब्रांडिंग ऑन इमोशन से जुड़िए। नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेचता, बल्कि एक मोटिवेशनल फीलिंग बेचता है। सीख। अगर लोग आपकी कहानी से जुड़ते हैं तो वे आपके प्रोडक्ट से भी जुड़ेंगे। 5. हमेशा बड़ा सोचो। फिल नाइट ने एक छोटे से बिजनेस को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया। सीख। छोटा मत सोचो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए डटे रहो। नाइकी की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। नाइकी की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस हमें उसे पूरा करने की हिम्मत रखनी चाहिए। फिल नाइट की जिद, उनके अलग सोचने का तरीका और हार न मानने वाला जुनून ही नाइकी को दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बना सका। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखिए, हर महान सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, लगातार सीखते रहना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राइज विथ विंग्स को सब्सक्राइब करें। नाइकी की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में बताइए। अब आपकी बारी, आप कौन सी किताब की ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं? कमेंट में बताइए ताकि हम आपके लिए अगली शानदार बुक समरी ला सकें। I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your